हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके लिए एक वीडियो लाया हूँ। ओके, बट वीडियो बनाने से पहले डिपेंडेंट वीजा पे वीडियो है। मुझे लगता है कि इतना ज़्यादा मिनट्स ये ज़्यादा डिजर्व नहीं करता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले वही सेम डिस्क्लेमर कि जो भी मैं आपको वीडियो में बता रहा हूँ इट्स टोटली बेस्ड ऑन माय ओन एक्सपीरियंस। किसी भी चीज़ में आगे बढ़ने से पहले अपने जो ट्रस्टेड रिसोर्सेज हैं और जो आपके जो ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं उनको पक्का चेक करें। ओके, तो ये तो बात आती है भाई, ये तो डिस्क्लेमर है। अब दूसरी बात आती है स्किल्ड वर्कर डिपेंडेंट वीजा की। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जैसा मुझे लगता है ये सबसे इजीएस्ट वीजा है। ओके, क्योंकि इसमें जो स्किल्ड वर्कर है वो पहले से ही यूके में बैठा हुआ है। ओके, तो अब उसने आपका रहना भी कर रखा है ना, जहां वो रहेगा वहीं आप रहोगे। ओके, और वो आपकी क्लोज नियरेस्ट फैमिली है। ठीक है, और इनको भी लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि होम ऑफिस को लगता है कि हाँ भाई, जब स्किल्ड वर्कर आ गया तो उसका डिपेंडेंट भी चाहिए ना भाई। एक मोरल सपोर्ट भी तो होता है, एक मेंटल सपोर्ट भी तो होता है। तो बहुत जरूरी है कि उसकी फैमिली उससे जितनी जल्दी हो सके आके मिले। ओके, तो उसका अप्रूवल मुझे लगता है कि ज्यादा ईजी है। ओके, तो सबसे पहले तो आपको स्किल्ड वर्कर के लिए इतना पैनिक नहीं करना है। ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट, सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट चीज है, एप्लीकेशन को बहुत अच्छे से भरो। बहुत अच्छे से मतलब ऐसा मतलब नहीं है कि गौर से देख देख के भरो। इसका मतलब है जो डिटेल्स है उसको अच्छे से डालो। वो काम अगर आपने अच्छे से कर दिया तो रिजेक्शन की तो मैक्सिमम चांसेस खत्म हो जाती हैं। क्योंकि कई बार पासपोर्ट नंबर गलत हो गया, कई बार जो 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 मेन स्किल्ड वर्कर है उसकी इंफॉर्मेशन आपने गलत कर दी, तो कई बार इन सब चीजों की वजह से ना ये बिना बात का डिले करेगा। ओके, तो ये हमें अवॉइड करना है। तो सबसे पहले तो एप्लीकेशन को, जैसे आपको पता है कि ठीक है आपने एक दिन आपने रखा कि हाँ भाई इस दिन मुझे वीजा फीस पे करनी है, मतलब एप्लीकेशन फिनिश करना है, तो उससे 3-4 दिन पहले फॉर्म को भरो। और हर दिन उसको एक एक बार करके देखो कि कहीं कुछ छूट तो नहीं रहा, कहीं कुछ छूट तो नहीं रहा। और कोई भी मिस्टेक्स पे उसको ऐसे करो। और सबसे अच्छा बात है, किसी ऐसे को बिठाओ जिसने एप्लीकेशन को देखा नहीं है। कई बार हम लोग उस एप्लीकेशन को बार बार देख रहे होते हैं, तो वो छोटी सी मिस्टेक जो है हमारी वो छूट जाती है हमसे। तो इसलिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम है वो फॉर्म भरो अच्छे से, किसी को भी दिखाओ, रीचेक करवाओ, और सबसे पहले डिटेल्स है फॉर्म को फिनिश करो। ओके, दूसरा पॉइंट, फॉर्म में कई बार आपका आता है कि एक जगह फॉर्म में आपको आएगा कि इज योर पार्टनर करेंटली लिविंग विद यू। ये पॉइंट एक है। ओके, तो इसमें कई बार बोलते हैं कि हाँ भाई पार्टनर तो मेरे साथ रह रहा है। कई कई लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, लेकिन इस केस में नो आता है, क्योंकि जो पार्टनर है आपका वो स्किल्ड वर्कर वीजा पहले से यूके है। तो इसलिए उसमें आपको नो लिखना है, और जो भी आपका जो नीचे फॉर्म आएगा उसके हिसाब से आपको वो एड्रेस भरना है कि वो कहाँ पे रह रहा है। ओके, तो एड्रेस आपके पास ऑलरेडी है, तो ये भी हमारे पास एक पॉइंट बन जाता है। ठीक है, फिनिश। तीसरी चीज, जो फीस होती है वो फीस भी सेम फीस है जो स्किल्ड वर्कर के लिए जो फीस लगती है, वही सेम फीस आपको स्किल्ड वर्कर डिपेंडेंट वीजा के लिए भी लगेगी। सेम टू सेम फीस। उसमें मुझे जितना मुझे पता है उसमें कोई मुझे डिफरेंस दिखा नहीं। आईएचएस फीस बच्चे का थोड़ा कम होता है और जो वैसे है उनका ज्यादा होता है, बट वो है सेम ही। ओके, तो स्किल्ड वर्कर के लिए कुछ ज्यादा डिफ्रेंशिएट किया नहीं है, क्योंकि मैं कहीं देख भी रहा था उसमें तो डिपेंडेंट वीजा भरने के दो दो जगहें। एक तो जहां स्किल्ड वर्कर वीजा का आपका है वहीं पे डिपेंडेंस का फिल करने के लिए है, तो वो आपको उसी जगह पे ले जाएगा जो आपको पीबीएस लिखा हुआ है। जो पीबीएस मतलब पॉइंट बेस्ड सिस्टम वाला जो डिपेंडेंट वीजा है, आपको वो भरना है। स्किल्ड वर्कर डिपेंडेंट जो नॉर्मल है वो शायद उनका दूसरा पेज है, और वहां से वो शायद कुछ कॉस्ट उसकी ज्यादा है, उसमें शायद वो आइल्स भी मांगता है। और वो तीसरी चीज, आइल्स आपको नहीं चाहिए, पीटी आपको नहीं चाहिए, इंग्लिश का कोई भी एग्जाम आपको नहीं चाहिए। ये भी एक थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ये भी क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास कुछ मिथ्स हैं। कुछ मिथ हैं। सबसे पहले मैरिज प्रूफ करने के लिए अगर कोई पार्टनर वगैरह है, जो अनमेरिड कपल्स हैं जो रह रहे हैं, उनका तो उन्हें बनाना पड़ेगा, उसका मैं नहीं कहूंगा। लेकिन जो मैक्सिमम जो मतलब इंडिया में तो मैक्सिमम मैरिड ही होते हैं, तो जो मैरिड कपल हैं उनके लिए यार एक भारत सरकार ने आपको एक सर्टिफिकेट दिया है, मैरिज सर्टिफिकेट, वो इनफ है। ओके, कोई व्हाट्सएप चैट लगा रहे हैं, कोई फोटोज भी लगा रहे हैं, देखो इन सब चीज़ों की मुझे लगता नहीं कि कोई ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि देखो व्हाट्सएप चैट कोई क्यों लगाएगा ना, अब मतलब ये तो बिल्कुल प्राइवेसी का बिल्कुल वायलेशन है। तो मुझे लगता है मैरिज सर्टिफिकेट इज मोर देन इनफ। उसमें आपकी फोटो होनी चाहिए। ठीक है, आजकल तो डिजिटल होने लगे तो वो डिजिटल फोटो उसमें लग जाती है, साइन वगैरह प्रॉपर होने चाहिए, वो आप सबमिट करो। मुझे लगता है कि दैट इज मोर देन इनफ। ठीक है, हो गया। तो ये वाला मिथ भी खत्म करते हैं मैरिज सर्टिफिकेट का। और कुछ पॉइंट बताता हूँ। हाँ, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है मेंटेनेंस का।
तो ये सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग पॉइंट है, और इस पे जहाँ तक है मैं सबसे पहले सॉरी भी बोलता हूँ कि मैं आपको इसमें क्लैरिटी नहीं दे पाऊंगा। क्लैरिटी इसलिए नहीं क्योंकि मेरे पास दो अलग अलग ओपिनियन है, मैं बताता हूँ। तो मैं भी अप्लाई कर रहा था, तो लेकिन मैंने काफ़ी सारे कुछ लोगों को मैंने पेड पैसे भी दिए कि मुझे पता चले एक्चुअल इसमें है क्या, आप लोगों की हेल्प करने के लिए। तो मैंने काफ़ी सॉलिसिटर्स हैं, वीज़ा कंसल्टेंट हैं, उनसे पूछा। तो उन्होंने कहा कि सर एक बार जो COS में अपने मेंटेनेंस टिक टिक है मेंटेनेंस में, मैंने कहा मेरे COS में मेंटेनेंस टिक है, तो क्या मेरे डिपेंडेंट्स के लिए भी वो एप्लीकेबल होगा? तो उन्होंने मुझे ये बताया कि आपके डिपेंडेंट्स के लिए वो तब एप्लीकेबल होता है जब आप उनका भी फॉर्म अपने साथ ही भरते और वो साथ ही आपके आ रहे होते। अगर योर फैमिली इज अप्लाइंग एट द डिफरेंट टाइम में अप्लाई कर रहे हैं, जब आपसे डिफरेंट टाइम पे अप्लाई कर रहे हैं, 1 महीने बाद 2 महीने बाद, तो वो जो COS है मेंटेनेंस है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। ओके, तो आपको उसमें 28 दिन तक वो जो फंड है वो मेंटेन करना पड़ेगा। अब लेकिन मैं कुछ लोगों से मेरी डायरेक्ट बात हुई है, जो 4-5 लोगों से पूरी बात हुई, उन्होंने मुझे बताया कि सर वही COS में जो मेंटेनेंस है वही काम आएगा, ठीक है, आपको फंड मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। बस उन्होंने एक एडिशनल चीज़ ये करी कि अपनी कंपनी से कंपनी के लेटर हेड पे ये बना दिया कि भैया ये बंदे हैं, ये मेरा एम्प्लॉय है, इसके ये फैमिली मेंबर्स हैं और इसके ये पासपोर्ट डिटेल्स हैं इनके फैमिली मेंबर्स के, जो भी हम लोग ये लोग UK आ रहे हैं, इफ रिक्वायर्ड वी विल प्रोवाइड देयर मेंटेनेंस, कि हम उनका मेंटेनेंस देंगे अगर जरूरत पड़ी तो। उन्होंने एक लेटर बना के वो जो डॉक्यूमेंट सबमिट वाला आता है वीज़ा एप्लीकेशन भरने के बाद, वहाँ पे उन्होंने सबमिट कर दिया। तो वो उन्होंने एक एडिशनल चीज़ करी, तो ये आप कर, तो दोनों ही डिफर है। ओके, अब मेरा इसमें क्या टेक था? मेरा टेक ये था कि भाई मैं वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म भर रहा हूँ, अब 40-50 हज़ार रुपये मैं फीस भी भर रहा हूँ, IHS फीस भी भर रहा हूँ, चलो IHS फीस तो रिफंड हो जाती है, बट अगर वीज़ा एक बार प्रोसेस में चला गया तो शायद फीस रिफंड नहीं होती, मुझे उसका पता नहीं है। तो मुझे लगा फिर मैं वेट करूँगा, कहीं मेंटेनेंस की वजह से अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो मैं क्या करूँगा, तो थोड़ा सा ज़्यादा, तो मैंने कंसिडर किया सेफ साइड जाने का। तो सेफ साइड में मैंने 28 दिन तक वेट किया, और वेट करने के बाद मैंने उसमें जो मुझे मेंटेनेंस फंड रखना था वो मैंने रखा। ओके, और उसके बाद मैंने उसमें जो मैंने बैंक स्टेटमेंट है वो भी लगा दी, एम्प्लॉयर से जो लेटर है बना के वो भी लगा दिया, और अपना मेंटेनेंस मैंने टिक तो था ही। तो मैंने अपनी तरफ से टू सेफर साइड मैंने सारी की सारी चीज़ें लगा दी। मेंटेनेंस भी मैंने अब अकाउंट बैलेंस भी रख दिया। मुझे कुछ चाहिए था, 600 पाउंड चाहिए था, क्योंकि मैं अपनी बीवी और बच्चे दोनों को बुला रहा था, तो वो एक है। तो इसलिए फिर अब मेंटेनेंस पे क्लियरिटी नहीं है, आप अपने हिसाब से रिस्क ले सकते हो जो भी है। बट जो रियल लोग आए हैं, अगर हम उनकी माने तो मेंटेनेंस नहीं चाहिए, जो रियल लोग आए हैं, ठीक है। तो ये एक और पॉइंट हो गया। मैरिज सर्टिफिकेट का पॉइंट मैं क्लियर कर ही चुका हूँ। और क्या हो सकता है? हाँ, दूसरी चीज, और बच्चे के में तो आपको नॉर्मल चीज़ें ही लगती हैं, ठीक है। बच्चे में थोड़ा सा फॉर्म लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड इसलिए हो जाता है क्योंकि उसमें पेरेंट की कंसेंट चाहिए होती है, बट जहाँ जहाँ पे पेरेंट का कुछ मांगे वहाँ दोनों कंसेंट बता देना। और बस जब आप बच्चे का भरते हो तो बच्चे के उसमें एक कंसेंट फॉर्म भी लगता है। ओके, तो कंसेंट फॉर्म लगता है, तो इसीलिए थोड़ा सा वो कंसेंट फॉर्म छोटा सा एक वही है, A4 शीट में एक टेक्स्ट है, शायद मैं ढूंढता हूँ, मुझे मिल जाएगा तो मैं आपको यहाँ पे लगा भी दूंगा। उसमें बस ये लिखा होता है, ये मेरा बच्चा है, इसका GWF नंबर जो होता है वो ये है, और हमारी कंसेंट से UK आ रहा है। तो ये कंसेंट लेटर भी वहाँ पे चाहिए होता है, वो मैंडेटरी है डॉक्यूमेंट, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ ढूंढ लेना, वैसे मिल जाएगा, ज़्यादा ईजी, मतलब ईजी है। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट होता है हमारा, एक पॉइंट याद तो आ रहा था मुझे, हाँ, एक नेक्स्ट है स्किल्ड वर्कर वीज़ा के लिए कोई भी इंग्लिश का एग्जाम आपको नहीं चाहिए होता है सबसे पहले, ठीक है। तो भूल जाओ, इंग्लिश कुछ नहीं है। स्किल्ड वर्कर डिपेंडेंट वीज़ा में आपको नॉर्मल ही आ जाना है, उसमें कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है। और क्या पॉइंट हो सकता है? और कुछ याद आ रहा है मुझे? हाँ, और जब आप बच्चे का फॉर्म भरते हो, जैसे मेरी बच्ची 2 साल से भी छोटी की है, मतलब 1 साल की है, तो उसमें क्या था कि जब आप भरते हो तो उसमें ऑप्शंस आते हैं। आई एम लास्ट ऑप्शन है, तो उसमें आता है कि आई एम 18 अबव, या आई एम फिलिंग ऑन बिहाफ ऑफ दिस वन, और आई एम फीलिंग एज अ पेरेंट। तो उसमें बच्चे में आपको आई एम फीलिंग एज अ पेरेंट करना है, पेरेंट या गार्जियन करना है। उसको भरते ही वो थर्ड पार्टी डिक्लेरेशन आता है। उस डिक्लेरेशन में भी आपकी डिटेल्स आएगी, उसमें बोलेगा कि आप क्या लगते हो इसके। ओके, तो उसमें आपको बताना है कि क्या लगते हैं हम उसमें
ना, तो वो बताना है, अपनी डिटेल्स एड्रेस वगैरह है वो आएगा। और उसके बाद भी एक और आता है जिसमें वो बताता है कि आप जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के लिए, मेंटेनेंस के लिए थर्ड पार्टी जाना चाहते हैं तो उसमें नो करो और आगे बढ़ जाओ, ठीक है। तो उसमें यही है, बट ये फॉर्म भरते हुए, क्योंकि चाइल्ड वाले में भी थोड़ा कंफ्यूजन आ सकता है, वैसे स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें हैं, बट ये सब करते हुए अगर आपको लगता है कि आपको हेल्प चाहिए तो कहीं भी पैसे ना दें, पैसे बचाते हैं, ठीक है। आप मुझे डायरेक्टली पिंग करना, उसमें क्या, उसमें सबसे पहले मैसेज पक्का डालना कि मैं फॉर्म भर रहा हूँ या भर रही हूँ और मुझे अर्जेंटली आपकी हेल्प चाहिए, तो हम साथ में बैठ के हम वो फॉर्म भरवा देंगे, पैसे किसी को नहीं देते हैं, ठीक है। तो ये एक हम हेल्प कर सकते हैं अपनी। और क्या पॉइंट बचता है, और तो कुछ है नहीं ना। तो वाइफ का यही सब चीजें थी यार, और तो बस ठीक है दोस्तों, फिर बाकी तो ये सब पॉइंट है, कुछ आएगा तो मैं एक छोटा सा वीडियो और बना दूंगा। अदरवाइज बाकी सब लोग मुझे इंस्टा वगैरह में फॉलो कर रहे हैं और वहीं से मुझसे काफी क्वेश्चंस पूछ भी रहे हैं, तो जितना हो सके उतना प्रिसाइजली क्वेश्चन अगर पूछोगे तो मेरे लिए भी थोड़ा आसान हो जाएगा। और फाइनली वही है, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जितना भी आपको लगता है वो करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प करें। ओके, तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।